दोस्तों, अनम्यूट 11 के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपके लिए हर रोज़ एक नए मेहमान लेकर आऊँगा। आज भी जो हमारे मेहमान हैं, इनके बारे में इनसे मिलाने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इंस्टीट्यूट में कुछ खास लोग होते हैं जो वहाँ जॉब करने नहीं आते, सिर्फ कमाने नहीं आते, बल्कि ज़िंदगी छूने आते हैं। आज के हमारे गेस्ट मेरे लिए सिर्फ एक सीनियर या कुलीग नहीं, एक रहनुमा, एक खास मित्र और एक साइलेंट सपोर्टर रहे हैं। एक ऐसा इंसान जिनके एक ही सेशन में स्टूडेंट मुस्कुराना भी सीख जाते हैं और रोकर अपने जज्बात भी बाहर निकालते हैं। उनका मोटिवेशनल अंदाज, उनकी जॉली पर्सनैलिटी और उनका कॉन्फिडेंस बूस्टर इंग्लिश ट्यूटोरियल स्टाइल सब मिलके बनाते हैं उनको एक कंप्लीट पैकेज जिसमें दिल भी है और डायरेक्शन भी। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे आज के मेहमान मिस्टर नदीम अख्तर, एक ऐसा मेंटोर, मोटिवेटर और प्लेसमेंट वॉरियर जिसने सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं पूरे प्रोग्राम जुड़ जाते हैं। और आज भी मिस्टर नदीम अख्तर उन्नति स्किल सेंटर ओखला में एज ए सेंटर इंचार्ज का प्लेसमेंट ऑफिसर काम कर रहे हैं, जहां हर महीने 25 से 30 स्टूडेंट्स का 30 दिन का जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाकर उनकी ज़िंदगी का कैरियर गेट खोलते हैं। तो मिलते हैं हमारे आज के मेहमान नदीम सर से। तो नदीम सर, सबसे पहले तो अनम्यूट 11 में आपका स्वागत है। हमारा पहला सवाल, जैसे कि आप बहुत साल से एनजीओ सेक्टर में, सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये आपकी चॉइस थी या आपकी मजबूरी? बहुत बढ़िया सवाल। एक्चुअली बचपन से ही मैंने अपनी अम्मी से सीखा था सोशल वर्क, जैसे भी वो करती थी सोसाइटी में, वो चीज़ें सीख के मैं आगे बढ़ा। और कहीं भी जॉब में था, मैंने मारुति के साथ भी काम किया, दूसरी आर्किटेक्ट फर्म के साथ काम किया, लेकिन एक वो अंदर से जज्बा था ना सोशल वर्क करने का, उसे मैंने कभी नहीं छोड़ा। तो जब मुझे मौका मिला, मेरे क्लासमेट थे नदीम साहब, उन्होंने एनजीओ खोली, तो उन्होंने एज ए कोऑर्डिनेटर रखा मुझे, तो मुझे मज़ा आया। तो मुझे ऐसा लगा कि अर्निंग के साथ साथ अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो अंदर से मैं सोशल हूँ, उसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, कैसे कंबाइन कर सकता हूँ, तो उसका मैंने फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। तो मैंने इसी रास्ते को चुना और 15 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ। तो नदीम सर, शिखर से सेव द चिल्ड्रन से बालिका ट्रस्ट से तरक्की फाउंडेशन एंड तरक्की फाउंडेशन, नाउ आप उन्नति सेंटर में हो और ऐसे न जाने कितनी ऑर्गेनाइजेशंस में आपने काम करा है। तो आपके इतने लंबे सफ़र में आपको क्या मिला, सैलरी या सेटिस्फैक्शन? बहुत स्टडी कर आए सर आप हमारी। यस, मैंने बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। सैलरी स्लिप का मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। पैसा तो मैं वैसे भी कमा सकता हूँ, जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन के लिए मैं एनजीओ के साथ जुड़ा था। क्योंकि जब मैं यहाँ से काम करके वापस जाता हूँ तो बहुत से लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, कुछ कर आए सुकून से सो पाते हैं। तो बस यही था, सैलरी के लिए मैंने कभी काम नहीं किया, ये सब जानते हैं सोसाइटी में। तो नदीम सर, जैसा कि आपका इतना लंबा सफ़र रहा है और आपने लगभग 7 स्टेट्स विज़िट करे हैं एनजीओ सेक्टर्स में काम करते हुए, तो आपका इरादा सच में एनजीओ में काम करने का था या किसी ने आपको सजेस्ट करा था कि अगर आप भारत दर्शन करना चाहते हैं तो सोशल सेक्टर में जुड़ जाइए? नहीं, घूमने का तो शौक़ है मुझे, कभी कभी जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक स्मार्ट वर्क जैसे कहते हैं, वैसे किया मैंने। यहाँ दिल्ली में भी कई सेंटर्स थे, तो एक जगह बाइक खड़ी करता था, दूसरी जगह विज़िट रहता था। तो इसी तरह से यहाँ बैठे बैठे, दिल्ली से बैठे बैठे 7 स्टेट को कवर किया। जहाँ ज़रूरत पड़ती, जहाँ प्रॉब्लम्स आती थी, वहीं जाता था। इतना विज़िट नहीं रहा मेरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा किया। तो नदीम सर, एक सवाल तो और बनता है कि आप बच्चों को पढ़ाने की फ़ीस लेते हैं या बच्चों को रुलाने की फ़ीस लेते हैं? आपके एक ही सेशन में बच्चा रो भी जाता है, मोटिवेशन भी हो जाता है, ये हिप्नोसिस है या आपका हिडन टैलेंट? ये आप टैलेंट कह लो या स्टडी कह लो या एफर्ट्स कह लो, वही टॉपिक्स जो पढ़ाए जाते हैं दूसरी जगह, हम भी वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उसमें इतनी एनर्जी घुसा देते हैं कि ताकि सामने वाला चेंज हो जाए पूरा। एप्पल ट्री जो लेसन है, सब ने पढ़ा होगा, सबने सीखा होगा, लेकिन हम उसमें इमोशनल टच इतना देते हैं। शायद आप एप्पल ट्री लेसन की बात कर रहे हैं, जो आपके तरक्की फाउंडेशन में मैंने लिया था। तो उसमें हम लोग अपनी एग्जांपल देते हैं। जब अपनी एग्जांपल देते हैं, फिर सामने वाले की एग्जांपल देते हैं कि पेरेंट्स ने हमारे साथ क्या किया है अभी तक, कैसे सेक्रीफाइसेस करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है, अब हमारी क्या ड्यूटी। तो इमोशनल टच देके तब वो रोने लगते हैं। कई बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते या पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हैं गर्ल्स को, तो
शायद इस वजह से रोना आया था। तो हम लोग उसी नब्ज़ पर वार करते हैं। फिर उसके बाद उन्हें जो जिनके पेरेंट्स ने प्रॉब्लम देखी है, फेस की है बच्चों को आगे बढ़ाने में, तो फिर बच्चों को एक मतलब जागरूक बना देता है कि हाँ, इन्हें भी कुछ करना अपने पेरेंट्स के लिए लाइफ में। लेकिन सर एक बात और है जो हमको अक्सर आपके स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स से भी सुनने को मिलती है कि आपके सेशन में ना एक मूवी, आपके सेशंस ना एक मूवी की तरह होते हैं। उसमें स्क्रिप्ट होती है, ड्रामा होता है, मोटिवेशन होता है, एक्शन होता है और क्लाइमैक्स में प्लेसमेंट भी मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें आप मैनेज कैसे करते हैं? निकलता है सारा, क्योंकि और जब नेचुरल निकलता है उसका आउटकम्स आता है। आप सब लोग जैसे फीडबैक देते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है, हम नया क्या कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। बंसी कोयले वाली अजमेरी गेट पे मैंने 1 साल पढ़ाया था एज ए गेस्ट टीचर। बॉयज़ थे सारे वहाँ, लेकिन 8th क्लास को पढ़ाया था। जब वहाँ से छोड़ कर आया था सारे लड़के रो रहे थे। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कभी हमने कि गर्ल्स को प्रमोट करना है, बॉयज़ को प्रमोट करना है। लड़कियों के साथ भी काम किया, लड़कों के साथ भी और ट्रांसजेंडर्स के साथ भी। तो फॉर मी ऑल आर इक्वल, सबको बराबर मौके मिलने चाहिए। तो नदीम सर, अगर आपके सेशन की बात करें तो मैं पर्सनली खुद भी फ़ैन हूँ आपके सेशन का, और बल्कि मैंने बहुत कुछ सीखा भी आपके सेशन से। तो जिस तरह से आप अपना सेशन कंडक्ट करते हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उसमें हंसना भी होता है, रोना भी होता है, थोड़ा स्टूडेंट ग्रिलिंग भी होता है, एक्टिविटी भी होता है, तो ये आपने ब्लेंड जो है वो कैसे डेवलप करा? हमारी ट्रिक्स और जस्ट फर्स्ट वी मेक देम कंफर्टेबल विद मी। क्योंकि अगर सामने गर्ल्स आएंगी, बॉयज़ आएंगे 18 साल की एज के, सोचेंगे अरे सर तो बड़े ख़तरनाक से दिख रहे थे, क्या पढ़ाएंगे। तो थ्रू एनर्जाइजर, थ्रू फनी एक्टिविटीज, जस्ट वी मेक देम कंफर्टेबल विद अस। उसके बाद 10 मिनट वो हंसेंगे ना तो 2 घंटे वो बात आपकी सुनेंगे। तो वही ट्रिक्स है हमारी जो हम उसे एक सेशन को अट्रैक्टिव बना देते हैं। Nadeem sir, one more question I would like to ask. How do you define mentorship? Is it a duty or a friendship in uniform? I will now say it's duty. It's bonding, it's passion. If I am working something for the community and with youth, so after the training they contact us. Whenever they are in trouble, in problem, they always approach us. This is a bonding. It is happen only in 35 days. मेंटोर होता है, हम बन रहे हैं बच्चों के लिए, हम मेंटोर हैं। क्या हम रियल मेंटोर हैं? रियल मेंटोर वो होता है जिससे बच्चे अपनी हर बात डिस्कस कर सकें। दे टेक एडवाइस, नॉट ओनली दैट ड्यूरिंग टाइम के दे आर स्टडिंग विद अस, नो, आफ्टर दैट दे कंटिन्यू बॉन्डिंग विद अस। और हमेशा में बात करते रहते हैं, हमसे मिलते रहते हैं वो लोग आकर। सर एक सवाल खास हमारी तरफ से था कि आपकी जो बॉन्डिंग हो जाती है स्टूडेंट के साथ, आई रिमेंबर जब आप ओल्ड दिल्ली में वर्किंग थे तब भी आपका जो बॉन्ड था इतना स्ट्रॉन्ग था जो कि अभी तक कंटिन्यू है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका डेफिनेटली ओखला में तो एक और अलग ही होगा आपकी बॉन्डिंग का। तो ये एक एलिमेंट है जो हम बहुत टाइम से डिकोड करना चाह रहे हैं, हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इस पर कुछ रोशनी डालते नहीं कर पा रहे हैं देखिए, इसके लिए मैं फिर बॉन्डिंग पे ही वो आना चाहूँगा, क्योंकि जब हम एक रिश्ता बनाते हैं कि एक इतना डिस्टेंस वो चीज़ें ना रखें कि स्टूडेंट हम टीचर हैं, पढ़ाए और चले गए। तो बॉन्डिंग ऐसी होती है कि लास्ट टाइम तक बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे साथ जो आप सुनना चाहते हैं। इसी 3 साल के दौरान इस सेंटर में 2 बच्चे ऐसे थे जिनकी मदर की डेथ हुई। ठीक है, एक सुन लिया आपने, मदर की डेथ हुई, अफसोस जाहिर कर दिया, ख़त्म हो गया किस्सा। हम लोग यहाँ से पूरी क्लास को लेकर उसके घर गए, कितना दिल बढ़ गया उसका। जब परेशानी के वक्त में बच्चों के साथ खड़े मिलते हैं हम लोग। एक बच्चा है, उसकी वालिदा की डेथ अभी हुई है पिछले महीने, तो 4 दिन से खाना नहीं खाया था उसने। मैं खुद गया यहाँ से, बच्चों को लेके, लड़के लड़कियाँ सब उसके घर पहुँचे, मैं अपने हाथ से उससे खाना खिला कर आया हूँ। उसके वालिद भी बड़े खुश हुए कि अरे ये तो खा ही नहीं रहा था, धोखा, बस ऐसे ही कह रहा था कि खा लिया खा लिया खा लिया। तो मैंने उससे कहा 2-4 दिन सेंटर आओ बेटा, ताकि कंफर्टेबल हो जाओ, आप अपने मदर के लिए दुआ करो, वही ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से बॉन्डिंग होती है तो लॉन्ग टर्म तक चलती है। बिल्कुल नदीम सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से और आपके जज्बे से भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। अनम्यूट 11 के दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपने अगर हमारा अनम्यूट 11 का पहला एपिसोड देखा होगा, जिसमें मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि हमारे एक मित्र हैं जो 4 कंप्यूटर ऑफर कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बस आप अपना सेटअप करें, पैसे वैसे भूल जाएँ। तो नदीम सर ही थे। नदीम सर, पहले तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहूँगा
और जो हमारा अगला सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि जब आप इस तौर पर जाकर इस कदर आगे बढ़कर सपोर्ट करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं या इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ आपको बैकफायर कर जाएगी, या फिर आप कभी सोच में जाए कि आपको उससे घाटा हो सकता है, ओवरथिंकिंग डेवलप होती है कि यार इससे मेरा कभी कोई नुकसान नहीं होगा, इस तरह का कंसर्न आपको? ओवर कमिटमेंट तो कभी नहीं करते हम लोग। जैसे आप लोगों के साथ जुड़ना है मेरा, इस तरह से और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो बुलाती हैं एज ए गेस्ट, तो थोड़ा कहीं ना कहीं हवा मिलती है कि भाई हम सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसी बेस पर हम लोग यस कर देते हैं कि यस वी कैन डू। कई बार ऐसे होते हैं बच्चे यहाँ आते हैं, फ़ीस नहीं होती, तो मेरे कज़न ब्रदर हैं अरशान भाई, उनसे कहते हैं, उन्होंने कई बच्चों की फ़ीस डाल देते हैं, और 1-2 बच्चों की फ़ीस मेरी वाइफ के ज़रिए भी जमा होती है, लेकिन उन बच्चों को जो नीडी होते हैं, और ऐसे बच्चे आते हैं यहाँ पर बिहार से, यूपी से माइग्रेट करके स्पेशली इस कोर्स करने के लिए उन्नति स्किल सेंटर में। तो एक लड़का ऐसा था जिसने एग्जाम्पल दी थी, वो रात को 1 बार खाना खाता है, शाहीन बाग से यहाँ जोगाबाई तक पैदल चलकर आता है, रिक्शे के 10 रुपये भी नहीं होते। तो उस दिन के बाद से हमने समझ लिया, उससे ज़बरदस्ती लंच कराते थे अपने साथ बैठा कर, तो बॉन्डिंग कैसे नहीं रहेगी आखिर तक। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं। तो रितेश साहब, आप जो कंप्यूटर्स की बात कर रहे थे, तो वो बीच में थोड़ा सा स्किप हो गया था, इमोशनल मैं भी हो जाता हूँ कई बार। तो रितेश सर, मैंने आपके साथ भी काम किया है 6 महीने से ज़्यादा, तो आपको भी बहुत समझा है। अगर कहीं से नहीं भी मिलते तो अपने पास से आपको देंगे, और जब चाहे आप आकर शुरू कर सकते हैं। और जो पर्सनैलिटी, आप जैसी पर्सनैलिटी बहुत कम है इस दुनिया में, तो शायद यही एक रिश्ता है कि हम आज तक जुड़े हुए भी हैं। एंड आई ऑलवेज़ अप्रिशिएट यू फॉर योर वर्क, कि किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी में आपको मैंने देखा है काम करते हुए डेडिकेशन के साथ, 8-8, 9-9 बजे तक रुकते हुए, कई बार तो रात को भी रुके हैं मोबिलाइजेशन के लिए। सो आई अप्रिशिएट यू। कुछ चीज़ें मैंने आपसे भी सीखी हैं, तो ये सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो तभी एक समाज, एक अच्छा समाज बनता है। तो नदीम सर, एक सवाल और है आपसे, और एक कॉमन फिनोमेना भी है कि जब आपको इस तरह से ट्रीट करा जाता है, आपके स्टूडेंट जो आपने कभी आप में बड़ा भाई देखते हैं, अपना हीरो मानते हैं, कोई फादर फिगर भी देखता है, तो ऐसे टाइम पे हमारी ईगो ना अक्सर बड़ी हैवी हो जाती है हमारे ऊपर। तो आपके सामने ये सिचुएशन आई हो कभी, या फिर आपको किसी ने इस तरह से फीडबैक दिया हो कि आप बहुत ईगोइस्टिक हैं? तो इस तरफ अगर आप हमारे को थोड़े से ईगो नहीं, आई वुड से आई फील प्राउड माई सेल्फ, क्योंकि लास्ट में अभी एक क्रिश्चियन बच्ची थी मोआम्बी, स्पेशल परमिशन लेके हमने उसे क्लासेस दी। शी वाज फ्रॉम अफ्रीका, तो शी केम हियर फॉर टू लर्न इंग्लिश। शी इज़ परसुइंग 10th क्लास। सो उसके फादर मदर वो आज ज़िंदा भी हैं या नहीं उसे पता नहीं, क्योंकि कॉन्गो में लड़ाई चल रही है। 3 साल से वो यहाँ पर है। उसका मैसेज जब उस पहली बार एग्ज़ाम देने गई, तो मैंने सिर्फ इतना लिख दिया बेस्ट ऑफ लक, तो अगले दिन आकर वो खूब रोई क्लास में कि आज मुझे अपने पापा की कमी महसूस नहीं हुई। और अभी लास्ट फादर्स डे पे उसका जब मैसेज आया हैप्पी फादर्स डे, और तो इसमें ईगो का तो सवाल ही नहीं, प्राउड ही प्राउड फील होता है कि बच्चे इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। कोई अपने पापा दिखाई देते हैं, किसी को भाई, किसी को दोस्त, बस यही। तो नदीम सर, एक सवाल ये भी था कि जैसे आपने बताया आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तो ज़िंदगी तो कभी भी स्टेबल नहीं चलती और हमेशा अप एंड डाउन्स भी आते हैं। कई बार हमारे को बहुत हमारे ऐसे चाहने वाले मिल जाते हैं जो असल में चाहने वाले नहीं होते, और जो हमारी तारीफ जाके करते हैं वो तारीफ कम ताना अपनी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके साथ भी आई होप इस तरह के चैलेंजेस आए होंगे, बट आपने उनको ओवरकम भी करा होगा। जिस तरह से आप बैठे हुए हमारे को कूल एकदम दिखाई देते हैं, पर्सनैलिटी है आपकी, तो अगर आप वो हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें जिससे हमारे को भी कुछ आइडिया हो। कई बार हुआ मेरे साथ, लेकिन यह है ना, आई बिलीव इन ना कि बहुत पोलाइट रहना है लाइफ में। और अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है और आप सही रास्ते में हैं, जो गलत करने वाले हैं ना वो खुद हट जाएंगे साइड से। यही की एग्जांपल बता दूँ, कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ये सेंटर चल रहा है, लड़के लड़कियां साथ बैठते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बाकायदा ऐलान करा दिया भाई इन्हें तो भगाओ यहाँ से, ये तो ख़राब लोग आ गए। तो स्टाफ के लोग और नाराज़ भी हो गए थे, भाई कुछ बोलिए। 2 दिन खामोश रहा मैं, 2 दिन बिल्कुल खामोश रहा मैंने कहा अल्लाह जवाब देगा, क्योंकि हम गलत कुछ नहीं कर रहे। वही हुआ दूसरे दिन कि उनसे लड़ने के लिए दूसरे लोग पहुंच गए जिनको हम जानते भी नहीं करे, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जो लोग हमारे खिलाफ आवाज़ उठाते थे वो इस गली में से भी नहीं गुजर कर जाते। इसी तरह से एक इंसिडेंस और हुआ था, मैं बेंगलोर में सेंटर था हमारा,
तो क्योंकि मेरी आदत है, बुज़ुर्ग आजकल बुज़ुर्ग दिखते ही कहाँ हैं रोड पर। एक अम्मा मिली मुझे, उनकी उम्र थी 80 साल। मैंने उनका हाथ पकड़ा, सर पे रखवा दिया मैंने, अम्मा नमस्ते, कैसे हैं आप। तो उनके रूम जहाँ सेंटर चल रहा था वहाँ रुका मैं एक रात। पता चला था ऑर्गेनाइजेशन का कुछ डिस्प्यूट चल रहा था वहाँ पर, तो मुझे तो पता नहीं था अंदाज़ा। तो दादी उनकी आई मेरे पास खिड़की में से और खामोशी से कहा, बेटा तू यहाँ से निकल जा, तुझे ये लॉक करने वाले हैं और ये डिस्प्यूट चल रहा है इनका, तुझे लॉक करके ही फिर ये समझौता करेंगे पैसे की लेन देन। तो उन्हीं के जो मुझे किडनैप करने वाले थे उन्हीं ने उसकी दादी ने कहा कि बेटा यहाँ से निकल जा, खामोशी से डोर खोल दिया। तो जब आप अच्छा काम करते हो और एक पोलाइट रहते हो तो सबके समझ में आता है आप कर क्या रहे हैं। आवाज़ उठाएंगे, आपके खिलाफ भी होंगे। और सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं आपको, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो उसे कैसे जांचना है कि आपका अच्छा काम है या नहीं, तो इसके लिए सबसे पहला रिजल्ट यही है, आपकी जब मुखालफत शुरू हो जाए, आपके खिलाफ लोग आवाज़ उठाना शुरू कर दें, ये काम सही नहीं कर रहा, समझ लेना कुछ कर रहे हैं आप। ठीक, बहुत बढ़िया। नदीम सर, एक सवाल तो आपसे और भी बनता है कि बालिका ट्रस्ट से आपको कुछ ज़्यादा ही खास मोहब्बत है क्या? क्योंकि बीच में आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करा था, हमें पता है तरक्की के साथ भी आपने काम करा था, और आप फिर घूम कर वापस बालिका ट्रस्ट में आ। तो अगर आप हमारे को बताना चाहें कि क्या मोहब्बत थी या डील फाइनल नहीं हुई थी? डील नहीं, ये मोहब्बत है, प्यार है बालिका ट्रस्ट के साथ। क्योंकि मैं पिछली ऑर्गेनाइजेशन में उस नाम से पहचाना जाता था, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, तो आज मेरी पहचान या बालिका ट्रस्ट से बन चुकी है इलाके में। और इवन इस स्टेट के बाहर भी लोग जानते हैं इस बालिका ट्रस्ट की वजह से। तो यस, एक लगाव है ख़ास, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी मुझे बालिका ट्रस्ट में दिखी, मुझे बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिली। मैंने सीड CSR के साथ भी काम किया था इस बीच बालिका ट्रस्ट से छोड़ने के बाद। तो जो अपनापन मुझे यहाँ लगा तो वही खींच के ले आया मुझे। और स्पेशली जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अशोक सर, उन्होंने विदिन 5 मिनट्स ये उन्नति का प्रोजेक्ट फ़ोन किया रमेश स्वामी सर को, जो वहाँ के ओनर हैं उन्नति के। 5 मिनट प्रोजेक्ट ले लिया, क्योंकि मैंने एक दिन रोज़ आके कहा कि सर मुझे काम करना है तो आपके साथ करना है, वरना मैं अपना कुछ बिज़नेस करूँगा या अपना सोशल वर्क ऐसे ही करता रहूँगा। तो ये एक लगाव है कि वो हमारे बारे में सोचते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है, उनसे भी काम करने का जज्बा मिलता है। क्योंकि जब मैं बालिका ट्रस्ट के साथ काम नहीं कर रहा था तब भी एक ज़रा सा भी कोई इवेंट या कोई होता था, इनवाइट आता था और मैं वहाँ पहुँचता था बराबर। तो एक लगाव है, अटैचमेंट। जी सर, मैं आपसे उन्नति सेंटर के बारे में भी जानना चाहूँगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, आप क्या कराते हैं, अगर आप इसके बारे में भी हमारे को थोड़ा सा डिटेल से बताएं। उन्नति स्किल सेंटर, ऑल curriculum, syllabus, we follow that. And Balika Trust is a running agency. SL Foundation is supporting us for this cause. That is only 35 days training program. In 35 days, 9 to 6, all youth stay at center. Even we take lunch together with the students. So the training start with the assembly, 9 o'clock sharp assembly starts. After assembly, we provide some skills. After skills, spoken English classes, and after lunch we start computer class. In computer, we provide basic training, basic computer and GST, Tally, lots of skill we provide. And in 35 days, we have to place them in different companies. This is the guideline of Unnati. So this is a very capsule course. In very short time, youth can get job easily after change. Okay, yeah. When we started this center, so the target was given 200 per annum, and alhamdulillah we are going to complete 3 years in the month of June, and more than 635 we have enrolled. So this is a great achievement, even for this we have taken project for another 3 years, so it has been extended for 3 years more. So yes, any other? Congratulations sir, but आपको ये चैलेंजिंग नहीं लगता 35 दिन? आपको नहीं लगता बहुत कम पीरियड है? 35 दिन में आप बच्चे पढ़ाते हैं, इतने में उनको इंग्लिश और कंप्यूटर आप देते हैं, उसके बाद उनकी जॉब लगवा देते हैं। तो पहला सवाल तो हमारा ये भी एक बनता है कि आपका जो जॉब परसेंटेज है वो कितना रहता है, कितने बच्चे जॉबिफाई हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स? और अगेन देन 35 डेज इट्स चैलेंजिंग। ये चैलेंजिंग तो है, क्योंकि 35 डेज में ट्रेनिंग भी देना और उन्हें जॉब पर भी लगाना और उनका फॉलोअप भी लेना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट we are doing that. Even every
month we shortlist 20 candidates. तो 10 कैंडिडेट्स तो जो अलुमनाई हैं, जो पास आउट हैं, उन्हीं के ज़रिए आ जाते हैं हमारे पास। एडमिशन मोबिलाइजेशन में भी हमें सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अगर आपकी प्लेसमेंट अच्छी है तो आपका माउथ टू माउथ कन्वेंसिंग चलता है कि हाँ वहाँ जाइए, वो सिखाते हैं 1 महीने में। और हमारे पास 10th क्लास के बच्चे भी आकर बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं, सारा दिन यहाँ रहते हैं, वो लोग प्रैक्टिस रहती है, डायरेक्ट बात करते हैं। हम लोग गलतियाँ नहीं निकालते, डायरेक्ट बस स्पीकिंग स्टार्ट कर देते हैं और 15-20 दिन के बाद बताते हैं वेयर एवर दे आर मेकिंग मिस्टेक्स। तो ये यस, और कई तो हमारे पास ऐसी स्टोरीज आई हैं जो नेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं जूडो में, और रेसलर्स। पिछली बैच में 3 रेसलर्स आए थे जो नेशनल इंटरनेशनल की तैयारी कर रहे हैं। उनका मकसद ही यही था कि पहले जॉब लेना, नाइट शिफ्ट जॉब करना, और जॉब कर भी रहे हैं वो लोग, और डे टाइम में वो रेसलिंग करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और इंटरनेशनल की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना इंग्लिश के वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो अभी तक हम यहाँ पर 8 या 9 बच्चे हम लोग ट्रेन कर चुके हैं जो स्टेट लेवल पर नेशनल। तो नदीम सर, पर्सनली स्पीकिंग बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्शन करते हुए। मुझे लगता है कि हमारा एपिसोड भी किसी मुकाम पे जाने वाला है। बहरहाल चलते चलते आपसे बस यही जानना चाहेंगे कि आपका मैसेज कुछ हो यूथ के लिए, या फिर जो स्किल सेंटर रन करते हैं उनके लिए। सेंटर वालों के लिए तो ये है कि अगर जॉब कर रहे हैं आप लोग एज ए ट्रेनर, एज ए मेंटोर, तो उससे हटकर कुछ काम करें, क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे ड्यूटी तो सब करते हैं। उसके अलावा आप ज़रा सा 1 घंटा भी किसी को सुन रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, अलग से बैठ रहे हैं, किसी बच्चे के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं, तो वो आपकी बॉन्डिंग बनेगी और इससे एक अच्छा मेंटरशिप बढ़ेगा लोगों का। तो और बच्चों के लिए ये है कि जहाँ भी एनरोल हों वो अपना डेडिकेशन से पढ़ें, सीखें, समझें, क्योंकि हर जगह ये जो स्टाफ देख रहे हैं आप, ये हर जगह स्टाफ नहीं है, लेकिन बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलें अपने, और जहाँ भी मौका मिले लर्निंग का प्रोसेस ज़िंदगी भर तैयार चालू रखें, डेफिनेटली यू विल ग्रो। तो सर चलते चलते एक आखिरी सवाल, ये पर्सनल सवाल है, हो सकता है घर से आया हो। जी आज के नदीम सर अगर 22 साल पुराने वाले नदीम सर से मिलें तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगा, बेटा उस वक्त कोई ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन देख लेते तो शायद कहीं और होते, क्योंकि जो चीज़ मैंने आज इस एज में आके अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म किया, तभी हम दूसरों को कर पा रहे हैं। लेकिन उस वक्त ऐसे मौके नहीं थे, हम देखते भी क्या, मौके मिले नहीं। लेकिन आज के यूथ के लिए मौके हैं, इस तरह के सेंटर्स बहुत खुले में। तो बस यही कहूँगा कि शायद कुछ और पहले शुरू कर देते सोशल वर्क, तो शायद हम लोग कुछ और ग्रोथ कर सकते थे आगे बढ़कर।